नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने वीडियो में काफ़ी आसान तरीके डिस्कस किए हैं। इनकी प्रैक्टिस करने पर आप इस तरह के क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इस दिए हुए पैटर्न का हमको अध्ययन करना है और जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो हमको इस पैटर्न को पढ़ के डिसाइड करना है। तो इस तरीके के जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए जिसमें एक टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा दिया हो और नंबर्स दिए हों, तो यह सवाल दो तरीके से हल होते हैं। या तो हमको हॉरिजॉन्टली ट्राई करना चाहिए या फिर वर्टिकली ट्राई करना चाहिए। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो इस स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन नंबर्स का रिलेशन हमको आपस में स्टडी करना है सो दैट कि हम ये पता कर सकें कि इसमें कौन सा रीजनिंग, कौन सा लॉजिक लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा प्रश्न आएगा। सो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो 3 से लेके 5 और 5 से लेके 7, मतलब यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2। पहली रो में ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। आइए देखते हैं दूसरी रो में ये लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या। 23 टू 27 और 27 टू 31 +4 और +4। तो अगर हम देखें, एक पैटर्न स्टेब्लिश करने की कोशिश करें तो +2 +4 2 था, 2 का दोगुना 4 हुआ, अब 4 का दोगुना 8 होना चाहिए। सो जब हम 69 से 135 जाते हैं तो ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। कितना डिफरेंस है? 35 और 31, 66 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये लॉजिक तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली तो हमारा काम नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं वर्टिकली कौन सा लॉजिक इसमें लगा हुआ है। देखें अगर हम, तो एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए हमको, जब भी छोटे नंबर्स के बाद एकदम से एक किसी रो या एक किसी कॉलम में बड़े नंबर्स आ जाएं, तो हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि इन दो बाकी के नंबर से या 3 बाकी के नंबर से ये बड़ा नंबर कैसे बनाया जा सकता है। तो हम देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 69 है। अब 3 और 23 से 69 कैसे आएगा? तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सो 3 × 23 इज 69, मतलब इन दोनों अंकों का गुणा करने पर हमें नीचे का अंक प्राप्त हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इस कॉलम में देखें, सो 5, 27, 35, 27 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 का 5 हासिल आया 3, 5 दूना 10 और 3 13। तो ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि इन दोनों अंकों का यहाँ पे गुणा हो रहा है। सो इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह हमारा आंसर होगा। सो 31 × 7, 7 पॉइंट 7 × 1 7 और 7 × 3 = 21। तो इस तरीके से 217, आइए देखते हैं 217 ऑप्शंस में है क्या। सो 217 हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 217 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, इसमें भी एक टेबुलर फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं और हमको जो क्वेश्चन मार्क पे मिसिंग नंबर है वो ज्ञात करना है। अब ये देखिए कि यह इस टेबल में 4 रो हैं और 3 कॉलम हैं, 1 1 2 3।
अब हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले वाले प्रश्न में भी डिस्कस किया था, कि जब भी हमारे पास छोटे नंबर हों और उसके बाद किसी एक कॉलम या रो में एकदम से बड़े, उनकी तुलना में बड़े नंबर आ जाएं, तो हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उस रो या कॉलम से नीचे वाले नंबर को कैसे बनाया जा सकता है। सो आइए हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे है 72 और यहाँ पे है 50। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर तो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आप अगर खुद से प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी और परीक्षा में आप आसानी से कर सकेंगे। सो आइए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। 72 हमको लाना है 7, 6 और 35 से। तो अगर मैं 7 इंटू 6 कर दूं तो 42 होता है, और 42 में 5 अगर ऐड करूं तो भी 47 आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, 5 का और 6 का और 5 का, तो ये हो गया 30। 5 इंटू 6 30 और ये 37, इससे भी 72 नहीं आता है। अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों को जोड़ दूं, पहले और तीसरे को, मतलब 7 और 5, 7 और 5 हो गया 12, और 12 में अगर मैं बीच वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 72 हमारा उत्तर आ सकता है। तो एक लॉजिक इसमें क्या बन रहा है, पहले नंबर और तीसरे नंबर को जोड़ा और बीच वाले नंबर से गुणा किया। आइए देखते हैं इस यहाँ पे भी ये फॉलो हो रहा है क्या। सो पहला नंबर 2 और तीसरा नंबर 8, सो 2 + 8 इज इक्वल टू 10, और 10 में बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई किया, बीच वाला नंबर है 5, तो ये आता है 50। हाँ, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। सो इसी तरीके से अगर मैं 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो आंसर आता है 3, और उसमें 3 और 1 को जोड़ दूं तो आंसर आता है 4, और 4 में अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 44। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 44। यहाँ पे ये ऑप्शन में ये टाइपिंग एरर हुई है, सो हकीकत में इसका आंसर होगा 44। आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा ये मैथ्स का प्रश्न है। हम मैथ्स और रीजनिंग दोनों की साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर पूरा काम करने में कितना समय लेंगे। सो अगर ए नाम का व्यक्ति है, वो इस काम को 12 दिन में करता है, कि कोई एक वर्क है उसको 12 दिन में करता है, और बी नाम का व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति 6 दिन में करता है और बी नाम का व्यक्ति 12 दिन में करता है। तो अब अगर हमको ये ज्ञात करना हो कि ये दोनों एक साथ मिलके करेंगे, ए अकेला 6 दिन में कर रहा है, बी अकेला 12 दिन में कर रहा है, अगर ये दोनों एक साथ मिलके वही काम करने लगे तो वो कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न में हमसे पूछा है। अब सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, टोटल काम कितना है, जिससे कि ये पता चल जाए कि ए की एफिशिएंसी क्या है, ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। तो इस तरीके के प्रश्नों का सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालें। 12 और 6 का एलसीएम होता है, हम जानते हैं 12, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 6 से 12 लाने में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 12 से 12 लाने में हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये जो 2 और 1 है, ये ए और बी की एफिशिएंसी है कि यह एक दिन में कितना काम कर लेगा। ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेगा और बी एक दिन में
1 यूनिट काम कर लेगा। अब अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये होता है A प्लस बी। दोनों एक एक दिन में कितना काम करते हैं? A काम करता है 2 और B काम करता है 1। तो इस तरीके से दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 3 यूनिट काम करेंगे और टोटल वर्क कितना है हमारा? 12, जो इन दोनों का LCM आया था। अगर दोनों एक साथ मिल के काम करेंगे तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है? 12 यूनिट डिवाइडेड बाय उन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, A और B की कंबाइंड एफिशिएंसी। वो कितना हो गया? 4 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 डेज। आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द आते हैं, जिनमें से एक को दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यह शब्द ढूंढें। सिंपल सा सवाल है कि यह जो एक शब्द हमको दिया हुआ है वह है हिस्टोरिकल। ये जो नीचे वाले शब्द हैं इनमें से 3 शब्द तो इसमें जो लेटर हैं, हिस्टोरिकल में जो लेटर हैं उन्हीं से इस्तेमाल करके बनाए हुए हैं, और एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें इसमें दिए हुए लेटर नहीं है। इस तरीके के सवाल को हल करने की सबसे शॉर्ट और सटीक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपको वर्ड दिया हो उसके एक एक लेटर को मन ही मन लाउडली पढ़िए। लाउडली आप पढ़ेंगे तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और फिर वही वर्ड आपको यहाँ पे ढूंढना रहेंगे। हम हिस्टोरिकल अगर ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें से ढूंढने में काफ़ी समय लग जाएगा। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल को पढ़ने का तरीका। HISTORICAL, HISTORICAL 2 बार हमने पढ़ लिया। अब ऑप्शंस में आते हैं। पहला ऑप्शन है R हमने पढ़ा था, I हमने पढ़ा था, C हमने पढ़ा था, H हमने पढ़ा था, E हमने नहीं पढ़ा था। पहले ही ऑप्शन में हमको आंसर मिल गया। S भी हमने पढ़ा था। इस तरीके से अगर हम उसको मन ही मन में लाउडली पढ़ लेंगे तो हमको आंसर ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपने देखा कि हमने पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया। रिचेस में ई दिया हुआ है, ई इस पूरे शब्द में कहीं पे भी नहीं आया था। हमने जब जोर जोर से उसको पढ़ा था मन ही मन में, तो ई पहला ऑप्शन रिचेस इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले ऑप्शंस भी आप देखिए, जैसे सी है, एच है, ए है, आर है, आई है, ओ है, टी है। ये सभी इस प्रश्न में दिए हुए हैं। सी एच ए आर टी ये सब हमने जोर से पढ़े थे जब आए थे। CHAOS। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इस तरीके के प्रश्न काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 मजदूरों A और B को प्रतिदिन 1120 रुपये का भुगतान किया जाता है। 2 मजदूरों को एक साथ 1120 रुपये एक दिन में दिए जाते हैं। यदि A को B को भुगतान किए गए भुगतान का 180% भुगतान किया जाता है तो B को कितना भुगतान किया जाएगा? परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज के सवाल में रेशो एंड परसेंटेज के सवाल में हमको सवाल हल करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें एक किसी कॉमन पॉइंट के संदर्भ में बात की जाएगी, एक किसी कॉमन पॉइंट के रिलेशन में बात की जाएगी। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 2 व्यक्ति की बात की जा रही है, A और B। अब आगे उन्होंने बोला A और B को 1120 रुपये मिलते हैं, यहाँ तक ठीक है। जब रेफरेंस की बात आए तो हमको आंसर्स की ट्रिक मिलना चालू हो जाती है, आंसर्स की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। यदि A को मतलब A को जो पैसा मिल रहा है वो B को किए गए भुगतान का 180%, ये रेफरेंस है। मतलब B हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि B को जितना A को जितना भी पैसा मिल रहा है वो B को मिले हुए पैसे का एक परसेंटेज है।
तो क्या बोल रहा है ये कि बी को जो भुगतान किया गया है उसका 180%। तो जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है हम उसको 100 मान लेते हैं। चूंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो माना कि बी को 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ए को कितना मिल रहा है? अगर बी को 100 मिल रहे हैं तो ए को मिल रहे हैं उसका 180%, मतलब 180 रुपये। 100 का 180% कितना होता है? 180। हमने माना था ये 100% मिल रहा है तो इसको 180% मिल रहा है। सो इस तरीके से अगर हम इसको रेशो बनाएं तो ये क्या बनेगा? 180 अपॉन 100 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इसको काट लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 0 से 0 कट जाता है और 2 से काटते हैं तो ये हो जाता है 9 और ये हो जाता है 5। तो अब हम बोल सकते हैं कि a अपॉन बी इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। सो अब हम देखते हैं कि ये इनका भुगतान का प्रतिशत है। एक और हिंट दी हुई है हमें सवाल में कि ए और बी को प्रतिदिन 1120 रुपये मिलते हैं। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1120। अब हमने देखा कि a अपॉन बी इज 9 अपॉन 5, तो टोटल जो पैसा मिल रहा है इन दोनों का जोड़ कितना हो जाता है? 14। प्रतिशत का या रेशो का जोड़ कितना हो गया? 14। सो 14 इज इक्वल टू 1120। सो एक यूनिट कितनी हो गई? 1120 अपॉन 14। इसको हल कर लेते हैं। 14 8 से कट जाएगा ये, तो 80। 1 यूनिट ऑफ पेमेंट 1 इज इक्वल टू 80। हमारे पास रेशो था a अपॉन बी इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। अब हमसे क्या पूछा है कि b को कितना भुगतान किया गया? सो b को रेशो में किया गया है 5। सो 5 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 400। 400 है क्या आंसर ऑप्शन में? यस है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे निवेदन है कि पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और खुद से इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिएगा। यह नंबर सीरीज का सवाल है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। सो अब देखिए ये श्रृंखला दी हुई है हमारे पास, नंबर सीरीज है जिसमें नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जब भी नंबर बढ़े तो हमको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर दोनों नंबर्स में डिफरेंस कम है तो हमें हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली ट्रिक लगानी है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन वाली या स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक लगानी है। तो अब देखते हैं 3 से आए 7, 3 से 7, 10 से 31 और 31 से 94 और 94 के बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए नंबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। 3 से 7 मतलब +7, 7 से 31 मतलब +21, 31 से 94 मतलब +63। तो एक हिंट हमको यहाँ से मिल रही है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा 7 पहले, फिर बड़ा 21 और फिर बड़ा 63। तो 7 का 3 गुना 21 और 21 का 3 गुना 63। तो अब यहाँ पे 63 का 3 गुना और बढ़ जाएगा। तो 63 का 3 गुना कितना होता है? 63 इंटू 3, मतलब 63 इंटू 3 कितना होता है? 9 और 18, 189। तो 189 इसमें ऐड हो जाएगा 94 में। तो ये हमारा उत्तर हो गया 382, 283। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। पहले यहाँ पे 3 था,
3 में उसे 7 जोड़ा तो 3 और 7 10, 10 में फिर 21 जोड़ा तो आया 31, 31 में 63 जोड़ा तो आया 94। अब 94 में 63 का 3 गुना मतलब 189 जोड़ेंगे तो आता है 283। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक और लॉजिक भी यहाँ पे लग रहा है। आप देखिए, अगर 3 से लेके मुझे 10 तक जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, 3 × 3 + 1 तो ये होता है 10। अब 10 से लेके 31 तक अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, 10 × 3 + 1 तो ये कितना होता है, 31। अब अगर 31 से 94 जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, 31 × 3 + 1 = 94। अब अगर 94 से आगे आने वाला नंबर मुझे ज्ञात करना हो तो मैं क्या करूँगा, 94 × 3 + 1 क्या आंसर आता है, 94 और 3 बॉडमेस रूल के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो 3 × 4 कितना होता है, 12, हासिल का आया 1, 9 × 27 और 1 28 और +1 सो आंसर है 283। दोनों लॉजिक से हमारा जो उत्तर आ रहा है वो 283 ही आया है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे सवाल और हमारे द्वारा किया गया कार्य पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है हमारे पास डिक्शनरी अरेंजमेंट से। सो निम्नलिखित शब्दों को उस प्रकार व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जो दिए गए वर्ड्स हैं उसमें से कॉमन लेटर्स निकालें। तो आप देखेंगे कि सभी में पहले स्थान पे डी कॉमन है, दूसरे स्थान पे आई कॉमन है, तीसरे स्थान पे एस कॉमन है, चौथे स्थान पे एस कॉमन है। सो शुरू के 4 लेटर तो कॉमन ही है, तो 5वें लेटर से हमारा डिक्शनरी अरेंजमेंट शुरू होगा। तो 5वें लेटर से कौन कौन से वर्ड हैं, आई, डी, ई, एन, टी। दूसरे में है हमारे पास ओ, एल, वी, ई। तीसरे में है ई, एन, टी। चौथे में हमारे पास है ओ, एल, यू, टी, ई। और 5वें में है हमारे पास ओ, एल, यू, टी, आई, ओ, एन। अब इन सब वर्ड्स में से हमको डिक्शनरी अरेंजमेंट ढूंढना है। तो पहले लेटर पे अगर देखें तो आई, ओ, ई, ओ, तो ई सबसे पहले आता है। ई मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा पहला। डी मतलब सी नंबर का वर्ड हमारा पहला वर्ड हो जाएगा, तो सी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब चूंकि सी फाइनल हो गया है तो इसको हटा देते हैं, इसको काट देते हैं हमारे कैलकुलेशन में से। अब पहला वर्ड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी काट देते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे है हमारे पास डी, एल, एल, एल। हम सभी जानते हैं कि डी पहले आता है, तो ये है वर्ड नंबर ए। अब ये वाला वर्ड भी डिसाइड हो गया है तो इसको भी काट देते हैं। अब हमारे पास बच रहे हैं, अच्छा ये लेटर भी काट देते हैं। अब हमारे पास बच रहे हैं तीसरे नंबर पे वी, यू, यू। हम जानते हैं कि यू पहले आता है, लेकिन यू इन दोनों में कॉमन है, तो अब हमें फिर से नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड दोनों में है टी, टी भी कॉमन है। अब फिर हमें नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ना होगा। नेक्स्ट वर्ड इसमें है ई और इसमें है आई, मतलब ये ई पहले आता है, सो डी नंबर पे जो वर्ड है वो हमारा सीरीज में अगला वर्ड होगा डिक्शनरी अरेंजमेंट के अनुसार, CAD।
और u यहाँ पे 3 नंबर पे u कॉमन था, तो अब हमारे पास ऑप्शन नंबर वर्ड नंबर ई पहले आएगा और v बाद में आया था, हमने देखा था, तो b। तो सही उत्तर होगा CADEB, ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प खोजें जो अन्य सभी से भिन्न है, मतलब चूज दी ऑड वन आउट। ये जो सभी नंबर्स हैं ये एक सिमेट्री फॉलो कर रहे हैं, इनमें से 3 नंबर एक सिमेट्री फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित हैं या एक सेट पैटर्न पे, लेकिन एक अलग पैटर्न पे, तो उसको हमें ढूंढना है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आया है 8 से 36, यहाँ पे आया है 6 से 64, यहाँ पे आया है 36 से 216 और यहाँ पे आया है 25 से 125। तो अगर हम देखें तो 8 से 36 लाने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम कर नहीं कर सकते। 8 इंटू 4 होता है 32 और 8 इंटू 5 होता है 40। सो एक पैटर्न ये बनता है कि 8 इंटू 4 प्लस 4। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो 16 इंटू 4 प्लस 4 करेंगे, तो प्लस 4 करते हैं तो ये होता है 68। ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। और दूसरा लॉजिक लगाते हैं, अगर हम इसमें 2 का क्यूब कर दें तो 8 आता है, और 6 का स्क्वायर कर दें पहले ऑप्शन में तो 36 आता है। तो 36 आता है। तो 2 का क्यूब और 8 का स्क्वायर, अगर यही इसी प्रकार इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में 4 का क्यूब कर दें और 4 का वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें और 4 का क्यूब कर दें, तो एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। तो देखेंगे कि नीचे वाले 3 जो ऑप्शन है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पहले वाले में 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। यहाँ पे है 8 मतलब 2 का क्यूब और 36 मतलब 6 का स्क्वायर। यह पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमको यह इन सभी से भिन्न लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, P पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो अब अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन का सवाल है और डिस्टेंस का भी सवाल है। तो हमको डायरेक्शंस पता हैं, इस तरीके से 4 डायरेक्शंस होती हैं। हमेशा नॉर्थ इस तरफ होता है, उसके अपोजिट वेस्ट, और इधर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट। सॉरी, ये नॉर्थ के अपोजिट में साउथ, माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। सो अब P नाम का एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अब वो पूर्व की ओर मतलब इस दिशा में 15 किलोमीटर चला। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है। जब वो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसके बाद वह दाएं मुड़ा। दाएं मतलब राइट हैंड साइड। तो यहाँ से वह राइट हैंड साइड मुड़ता है, तो उसके इस पॉइंट से वह राइट हैंड साइड मुड़ रहा है और 10 किलोमीटर चल रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। अब वो इस दिशा में अपना मुख करके खड़ा हुआ है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ा
और 15 किलोमीटर चला। हमें इस तरीके के सवाल सॉल्व करते टाइम ये बात का ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति एक दिशा में चलता है और जब वो रुकता है तो उसका मुख किस दिशा में है और उसका दायां और बायां किधर होगा, राइट और लेफ्ट किधर होगा। सो इसने बोला कि वो पहले 15 किलोमीटर चला, तो वो यहाँ से उसके स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आया, तो निश्चित सी बात है कि जब वो आया तो उसका मुख इसी दिशा में होगा। फिर वह दाएं मुड़ा, मतलब राइट हैंड साइड पे मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, और फिर वह दाएं मुड़ा, एक बार फिर उसने राइट टर्न लिया और यहाँ से 15 किलोमीटर तक चला। अब हमसे क्या पूछा है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और अभी वह यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये सिंपल सा एक रेक्टेंगल बन चुका है। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में अगर इस जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ से ये दोनों अपोजिट साइड से 15 किलोमीटर की हैं और ये अपोजिट साइड 10 किलोमीटर की है। सो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर दूर है। इस तरीके के सवाल में हमें हमेशा इस डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब आप एक ऐसा क्रॉस बनाते हैं तो हमेशा जो पॉइंट ऊपर की तरफ होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है, आपके राइट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है, और उसके अपोजिट आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यह अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का एक प्रश्न है। इस तरीके की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमको ये देखना है कि इस सीरीज में टोटल लेटर्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ लेटर्स से हमको एक हिंट मिलती है, और दूसरा हिंट हमारा हमेशा ये रहता है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पास पास में दिए हों, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी गैप के। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है UA, यहाँ पे दिया हुआ है AP और यहाँ पे दिया हुआ है PZ। तो अब पहली ट्रिक हम लगाते हैं और गिनते हैं कि ये इस सीरीज में टोटल लेटर्स कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो टोटल 18 लेटर्स हैं इस सीरीज में। सो इस सीरीज के इस तरीके से बाइफर्केशन हो सकते हैं। 18 को हम 6 इंटू 3 कर सकते हैं, या 3 इंटू 6 कर सकते हैं, या तो 6 के 3 हिस्से होंगे इस सीरीज के, या 3 के 6 होंगे। जब भी जनरली बड़ी सीरीज आती है तो उसमें बड़े वाले हिस्से होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसमें 6 के हिस्से होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन हम अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब दूसरा वाला लॉजिक जो हमने लगाया था कि जब नंबर्स इसमें पास पास दिए हों एक साथ बिना किसी गैप के, तो वहाँ से हमको हिंट मिलेगी। तो अब अगर हम देखें, शुरू में U के बाद A दिया हुआ है, फिर आगे दिया हुआ है A के बाद P और P के बाद Z। तो तीनों में कॉमन लेटर्स मिल रहे हैं, जैसे इसमें UA AP, तो ये कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि U के बाद A आता है, तो A के पहले अगर खाली जगह है तो यहाँ पे U आ सकता है। और फिर आगे वाला कनेक्शन अगर हम देखें तो है कि P के पहले A आ रहा है, यहाँ पे P के पहले A आ सकता है। तो एक इसी तरीके से हमने देखा कि A के बाद यहाँ पे A के बाद P है, A के बाद P आया। सो अब जब हम इन लेटर्स के पास के हमने नंबर्स लिख लिए तो हमें एक पैटर्न थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। UAP 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 और P के बाद Z है, यहाँ पे भी UAPZ, यहाँ पे भी UAPZ, तो यहाँ पे भी Z आएगा। और आगे बढ़ते हैं
तो फिर अब अगर हम देखें UAPZ हो गया, उसके बाद अगर हम देखें तो U के पहले जो लेटर है उस U के पहले हमारे पास यहाँ पे N दिया हुआ है, और जो उसके खाली वाला स्पेस है उसके पहले Z दिया हुआ है, मतलब ये Z पे सीरीज खत्म होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ये 6 के 3 हिस्से हैं, तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो ये सीरीज में शुरू में यहाँ पे L आएगा, LNUAPZ, L ब्लैंक स्पेस UAPZ, यहाँ पे देखा हमने N है तो यहाँ पे भी N आएगा, और यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे भी N आएगा, LNUAPZ। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा NPL UZNA। आंसर ऑप्शंस में देखते हैं, NPLUZNA, ऑप्शन नंबर 2। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। इसी तरीके के और सवालों के उत्तर जानने के लिए कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन करें। थैंक यू।